Welcome students, this is Sasikant sir again, welcoming you again to the online classes. This is lecture number 11 of accounts. In the previous lectures we had completed chapter number 1 of account. Actually we had not completed chapter number 1, but we had solved the kind of sum which are asked in board examination. So today we are going to start a new chapter, chapter number 3, valuation of goodwill. So before we begin to start, let's see what is goodwill. So goodwill is what in a normal term में अगर मैं कहूँ तो goodwill जो है वो बिजनेस के रेपुटेशन की वैल्यू है. गुडविल जो है वो बिजनेस के रेपुटेशन की वैल्यू है. ठीक है. सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. सो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. मतलब एक एक्सपेक्टेंसी होती है, ठीक है, कि इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है लंबे ड्यूरेशन में, ठीक है, कंसिस्टेंटली, तो वो फर्म जो है वो गुडविल रखती है, ऐसा कहेंगे. जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से कहूँ कि हम जैसे एप्पल का मोबाइल देखते हैं, ठीक है. एप्पल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ब्रांड इमेज जो है वो बनती है. क्यों? क्योंकि एप्पल जो है बाकी सारे मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी रखती है. ठीक है. इसलिए एप्पल की एक ब्रांड वैल्यू है ना. तो ऐसा कह सकते हैं उस कंपनी की बहुत ज़्यादा गुडविल है. कि जब कंपनी लिक्विडेशन पे आए, मतलब जब कंपनी अपने आप को सेल आउट कर रही हो, तो उसे सिर्फ वो ब्रांड वैल्यू के ढेर सारे पैसा मिल सकता है. ठीक है. इसी तरह से अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें तो रिलायंस है. तो रिलायंस में भी अगर आप देखो तो वो एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है. जैसे रिलायंस जियो है, ठीक है. तो जियो कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करने को रेडी है. क्यों? क्योंकि वो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जो बाकी की टेलीफोन कंपनीज हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी रखती है ना. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिलायंस जियो के पास में बहुत ज़्यादा गुडविल है. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ सी, गुडविल इज इनविजिबल, मतलब दिखाई नहीं देती. इंटेंजिबल, हम छू नहीं सकते. और फिक्स्ड एसेट है, हमेशा रहता है बिजनेस में. गुडविल इज इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड फिक्स्ड एसेट ऑफ बिजनेस. तो ये है गुडविल. ठीक है. ये बहुत सिंपल तरीके से समझाया है. तो मेरे ख्याल से गुडविल की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई है. गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ओके, लेट्स सी फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल. आज हम सिर्फ इतना ही देखने वाले हैं, गुडविल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल. ओके, सो these are the 6 factors that affect goodwill. Factor number 1 is location of business. Location of business, why? See, अगर आपका बिजनेस पोश एरिया में है, पोश एरिया मतलब जो सेंटर ऑफ सिटी माना जाता है, जहाँ पर कस्टमर्स ज़्यादा हों, जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हों, तो अगर आपका बिजनेस पोश एरिया में है तो बट ऑब्वियस है जो गुडविल की वैल्यू है वो हाई होगी. और अगर आपका बिजनेस बैकवर्ड एरिया में है या फिर रूरल एरिया में है, लेट मी से, तो आपके बिजनेस की गुडविल जो है कम होगी. जैसे कि सपोज कि आपका एक रेस्टोरेंट है. वो रेस्टोरेंट जो है वो मान लो कि सीजी रोड साइड है ना. तो बट ऑब्वियस है वहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी. अगर वो सेम रेस्टोरेंट अगर आपका देगाम तरफ हो, गांव है, छोटा सा सिटी है वो, तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी इतनी होगी. बिकॉज पीपल ऑफ अहमदाबाद आर फूडी, बहुत ज़्यादा फूडी हैं, तो वो लोग यहाँ पर ज़्यादा रेस्टोरेंट प्रेफर करते हैं, बट रूरल एरियाज़ में और गांव में प्रेफर नहीं करते हैं. मान लो कि वहाँ पर भी आपके पास में 4000 स्क्वायर फुट की जगह हो और यहाँ पे भी 4000 स्क्वायर फुट की जगह हो. क्या लगता है कि कौन सी जगह की वैल्यूएशन ज़्यादा होगी? बट ऑब्वियस है सिटी की वैल्यूएशन ज़्यादा होगी. हाँ, अगर रियल एस्टेट में देखें तो भी. इसलिए अगर आपका बिजनेस पोश एरिया में है, सिटी में है,
ठीक है। फिर डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस टाइप का है ना, कस्टमर से इंटरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लोकेशन जो है बिजनेस का वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देन द सेकंड इज नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब किस टाइप का बिजनेस है। हाँ, अगर बिजनेस जो है वो लेट मी से अगर कंपटीशन नहीं है मार्केट में, हाँ, अगर वो मोनोपोली वाला बिजनेस है तो बट ऑब्वियस है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कम होगी तो गुडविल जो है वो कम होगी। तो होपफुली नेचर समझ में आ गया होगा। थर्ड इज पीरियड ऑफ बिजनेस। पीरियड ऑफ बिजनेस मतलब कितना टाइम हुआ है बिजनेस को। अगर बिजनेस बहुत पुराना है तो गुडविल हाई होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना बिजनेस है तो कस्टमर भी पुराने होंगे और कस्टमर रेगुलर कस्टमर होंगे, है ना, पहचानते होंगे, नाम से पहचानते होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ बिजनेस जो है वो भी गुडविल को इफेक्ट करता है। कंपटीशन, अगर मार्केट में हाई कंपटीशन है तो गुडविल की वैल्यू लो होगी, कंपटीशन कम है तो गुडविल की वैल्यू हाई होगी। स्पेशलिटी ऑफ बिजनेस, अगर हमारे बिजनेस की कोई स्पेशलिटी है जो हमारे अलावा कोई और नहीं करती तो बट वैसे गुडविल हाई होगी, और अगर कोई स्पेशलिटी नहीं है, नॉर्मल है, जैसा सब कर रही है वैसा ही हम कर रहे हैं, जैसे सबका प्रॉफिट है वैसा ही हमारा प्रॉफिट है, तो गुडविल की वैल्यू जो है वो कम होगी। स्किल एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल, सी स्किल एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल व्हेन दैट इज़ रिक्वायर्ड, तो गुडविल पे बहुत ज़्यादा असर करता है। हालांकि अगर मैनेजर या वर्कर जो है बहुत ही स्किल्ड हैं, एफिशिएंट हैं, तो बट ऑब्वियस है मार्केट में वैल्यूएशन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसी के साथ में घटने के चांसेस भी रहते हैं। ऐसा बिजनेस जहाँ पर इंडिविजुअल स्किल की ही ज़रूरत होती है, जहाँ पर इंडिविजुअल स्किल ही चाहिए, वहाँ की गुडविल कम मिलेगी। जैसे कि डॉक्टर है, तो आप एक हॉस्पिटल मान लो कि परचेस कर रहे हो, और वो डॉक्टर चला जाएगा, दूसरा डॉक्टर आएगा, तो सेम कस्टमर सेम पेशेंट आपको विजिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हॉस्पिटल है वहाँ पर इंडिविजुअल स्किल की ज़रूरत होती है। डॉक्टर के साथ पेशेंट ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ओके, हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। तो ये हैं फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। सारे फैक्टर्स एक बार वापस से रीड कर लो। लोकेशन ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, पीरियड ऑफ बिजनेस, कंपटीशन, स्पेशलिटी ऑफ बिजनेस, स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। ओके, सो वी आर मूविंग to the methods. How many methods are there for valuation of goodwill? See, there are 4 methods: simple average method, weighted average method, capitalization of average profit method, and super profit method. The following days we will learn each method day by day or lecture by lecture. Is that clear? So this is the most easiest chapter. Again, repeat the methods: simple average method, weighted average method, capitalization of average profit method, and super profit method. अब ये सारे मेथड्स जो हैं वन बाय वन देखने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आता है। 4 मार्क्स का एक सम और 1 मार्क की एक थ्योरी, जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है 5 to 6। ठीक है, अब फाइनल ब्लूप्रिंट देख करके फिर बताऊंगा ऐसा होगा तो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी है। सो थैंक यू। आज कोई होमवर्क नहीं है आपका। ये जितना भी आपने देखा है, ठीक है, ये जितना भी आपने पढ़ा है, बस उसी को एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, रीड कर लेना, या तो फिर ये वीडियो दोबारा देख लेना। सारे आपके हेड पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ याद होने चाहिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग।